हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं चालक की धारिता। अपन देखो चैप्टर पढ़ रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस, या ऐसे बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चालक की धारिता। देखो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर क्या होती है भाई। कोई अपने पास ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर कर सके, आवेश को एकत्रित करने की क्षमता जो होती है वो चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, एक अपने पास चाहे वो नॉर्मल सा कंडक्टर हो, उसको अपन आवेश देते हैं तो वो ग्रहण कर लेता है। अब वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है ये उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। वही चीज धारिता प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन ने एक मिनट रुकिए। यहाँ पर देखिए अपन ने कहा कि अपने पास एक चालक है, ठीक है, और उस चालक में अपन जैसे उसको आवेश देते हैं, ठीक है, तो आवेश देंगे तो उसके विभव का मान बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आवेश दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा विभव का मान बढ़ता जाएगा। आप सब जानते हो कि अगर अपन एक चालक गोले के लिए बात करें, अगर विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपन आर, या बिंदु आवेश से आर डिस्टेंस पर अपन विभव की बात करें तो के क्यू अपन आर फॉर्मूला होता है ना। तो अपन जैसे जैसे उसको क्यू आवेश देते जाएंगे तो उसकी विभवांतर या विभव का मान क्या होता जाएगा, उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाए, प्रोपोर्शनल को अगर अपन हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने सी क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। और इस धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, फैराड होता है। ठीक है, याद रखोगे इसमें। यानी कि अभी अपन ने क्या निकाला, C इज इक्वल टू, अगर C की बात करें तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यानी ये V जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा जो फैराड जो इकाई जो होती है, फैराड जो यूनिट होती है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है। यानी कि अगर एक फैराड की बात करें तो एक फैराड तो आवेश जो है वो बहुत ज़्यादा आवेश है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके कि धरती का आवेश कितना होता है, जिसको एक तरीके से अनंत धारिता का माना जाता है। उसकी धारिता फिक्स होती है, इनफाइनाइट नहीं होती है, लेकिन वो इतनी है कि वो इनफाइनाइट के तुल्य ही मान सकते हैं अपन लोग। ठीक है ना, तो एक फैराड तो धरती पर भी नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात, एक फैराड आवेश जो है वो पृथ्वी पर भी नहीं होता। तो हम जो है ये जो फैराड जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम इसको क्या करते हैं, छोटी यूनिट्स में काम में लेते हैं। तो माइक्रो फैराड में हम लोग, यानी 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁻6 फैराड होगा। 1 पिको फैराड कितना होगा, 10⁻12 फैराड होगा। तो ये आप लोग देखोगे इसको साधारणतः इसी चीज में यूज किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, धारिता मैंने क्या कहा, बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए इसकी छोटी यूनिट्स को काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है अपना अगला टॉपिक, क्या, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं एक चालक गोले का। एक गोले का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, चालक गोले का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, कैपेसिटेंस यानी धारिता का मान निकालना चाहते हैं। हमारे पास एक आर त्रिज्या का गोला है, आपको दिख रहा है सबको, ये आर त्रिज्या का गोला है, और जिस पर आवेश कितना है, क्यू है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, मैंने कहा कैपिटल आर है। यानी कि कैपिटल आर तो उसकी त्रिज्या हो गया, और आवेश कितना हो गया, कितना हो गया, क्यू हो गया। कोई दिक्कत, अरे समझ रहे हो क्या। अब मैंने कहा इस गोले पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है तो विभव का मान कितना होगा, तो विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर है तो अपन कह सकते हैं क्या हो जाएगा, V बराबर क्यू अपॉन के को क्या लिख दिया, 1/4πε0 लिख दिया, और आर है ही त्रिज्या इसकी, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर होगी इसकी क्या, विभव का मान। फिर मैंने कहा हम जानते हैं कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। अभी भी अपन ने देखा था, ये फॉर्मूला मतलब याद कर लो, एज इट इज अपने काम में आने वाला है। इसमें कोई किंतु परंतु मत कर लेना भाई, V अपॉन क्यू या C क्यू अपॉन C ऐसा कुछ मतलब, या C इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी ही होता है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन ने कहा कि हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। देखो अभी अपन ने देखा ही था इसको। ठीक है, तो अब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब मैंने क्या किया, V का मान यहाँ रख दिया, इस Q अपॉन 4πε0 को इसके नीचे लगा दिया। तो देखो यहाँ पे लगा रखा, आपको दिख रहा है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन, क्यू तो था ही पहले से, और V का जो मान है, ये V का मान जो आपको दिख रहा है, देखो एक मिनट, ये जो V का मान जो आपको दिख रहा है, ये V का मान मैंने कहाँ रख दिया, ये रख दिया Q अपॉन 4πε0 इंटू आर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
ये मान अपन यहाँ रख देंगे, इससे Q से Q कैंसिल आउट हो गया, अपने पास फॉर्मूला गया C इज इक्वल टू क्या 4πε0 इंटू R। ये फॉर्मूला है जो कि हमको ध्यान रखना है। बोलो याद रखोगे क्या? क्या होता है एक गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोगों को हेडिंग और उसके रिजल्ट पर बड़ा ध्यान देना है। एक वीडियो मैंने बनाया था और किसका इंतज़ार है वीडियो है, और वो जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि आपको एक तो हेडिंग, तो यानी अपने इस टॉपिक की हेडिंग क्या थी? अरे इस टॉपिक की हेडिंग क्या है अपनी? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, और अपन ने इसका जो फॉर्मूला निकाला C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। बोलो ध्यान में रखोगे क्या? कोई दिक्कत? अब देखो, अगर मैं पृथ्वी को भी एक गोला मान लूं, अगर धरती भी क्या हो एक गोला हो, तो गोले की त्रिज्या हमको पता ही है कितनी होती है भाई, R इज इक्वल टू होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। आप सबको पता है क्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। इसको अपन ने इस प्रकार से लिख दिया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। बोलो कोई दिक्कत? यही होगा। अगर ये मान मैं ये मान कहाँ रख दूं? अगर इसमें रख दूं, किसमें? अपने फॉर्मूले में C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R में रख दूं अगर ये मान, देखो 4πε0 क्या है? कांस्टेंट ही है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 ये होती है। अगर आपको याद हो तो इसको अपन रेसिप्रोकल करके 1R/K भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और K का मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ तो देखो 4πε0 को अपन लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁹। अरे लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? तो ये मान अपन रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो धरती की क्या आ रही है, धारिता कितनी आ गई? 711 माइक्रोफैरड, जो कि एक तरीके से आप अनंत मान सकते हो। देखो ये एक फैरड भी नहीं है ये धारिता, ये जो धारिता है वो 1 फैरड भी नहीं है, और इसको हम लोग अनंत की तरह काम लेते हैं। कैसे सर? हमने देखो अभी विभव वाले पोर्शन में पढ़ा था कि विभव का मान, पृथ्वी के लिए विभव का मान 0 माना जाता है। विभव का मान क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। तो 0 अगर विभव है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसका मान 0 कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं इसका मान, अगर इसका मान 0 कर दूं V का मान, तो V का मान 0 करूंगा, C का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इस C का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और जबकि अभी अपन ने क्या निकाला? अपन ने निकाला क्या होता है इसका मान? 711 माइक्रोफैरड। और ये 711 माइक्रोफैरड इतना आवेश है कि आप इसको अनंत के तुल्य मान सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत ज़्यादा आवेश है। इसीलिए मैंने कहा था कि फैरड एक बहुत बड़ी इकाई है। हम इसके छोटी इकाई काम में लेते हैं, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, इस तरीके से नैनोफैरड वगैरह अपन लोग काम में लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अगला टॉपिक देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना है। क्या है बताते हैं अभी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल क्या है? देखो इसमें मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है, एक डायग्राम बना रखा है। थ्योरी में यहाँ पर बोलूंगा और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी डायरेक्ट याद हो जाएगी। अभी मैं बोलूंगा और बोलते बोलते आपको याद हो जाएगी। बस आपको ध्यान से सुनना है और इस डायग्राम की तरफ देखते रहना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की हम लोग बात करें, हमारे पास एक प्लेट है, एक ये आपको ये जो दिख रही है एक प्लेट दे रखी है, एक प्लेट अपन को दे रखी है, ठीक है। और इसको हमने आवेशित कर दिया। कितना आवेश दे दिया इसको हमने आवेश दे दिया, कुछ भी आवेश दे दिया, प्लस क्यू वगैरह कुछ भी अपन ने इसको आवेश दे दिया। और यहाँ पे प्लस आवेश दे रखा है, आप इसके ऊपर वितरित हो गया, ठीक है। अब हम इसके ए प्लेट के बिल्कुल हूबहू एक और प्लेट लेके आए। ए प्लेट के बिल्कुल सेम टू सेम एक प्लेट हम क्या लिया है? बी लेके आ गए, ठीक है। अब इस बी प्लेट को हम लोग इसके पास लेके आए। जब इसके पास लेके आते, हूबहू का मतलब समझ में आ गया, एक ही पदार्थ है, एक ही आकार है, सब कुछ सेम टू का सेम। समझ में आई क्या बात मेरी? तो सब कुछ सेम टू सेम अपन जब रखते हैं, यहाँ पे इसके सामने प्लेस देखो, यहाँ जो नीचे लगा रखा है ये कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड से मेरा मतलब है ये धरती से संपर्कित नहीं है, क्योंकि अगर ये धरती से संपर्कित होता तो चला जाता क्या आवेश? ग्राउंड में चला जाता, ठीक है ना। ऐसा ही हमने अभी फिलहाल के लिए तो ये भी इंसुलेटर स्टैंड पर ही मान के रख सकते हो आप लोग। लेकिन जब हम इसके पास में लेके आते हैं तो यहाँ पर प्रेरण की घटना होती है, इंडक्शन की फिनोमिना होती है। इंडक्शन आप सभी जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जब हम इसके पास लेते हैं तो इस प्लेट की एक साइड, देखो प्लेट की दो साइड होती है ना, उसमें से एक साइड पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा पोर्शन है वहां पे आवेश की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग किससे बताते हैं? धनावेश से बताते हैं। तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो धनावेशित हो जाता है, ठीक है।
मैंने क्या कहा? मैंने कहा हमारे पास एक प्लेट है जिसको आवेशित किया गया है, प्लेट ए है जिसको आवेशित किया गया है, धनावेशित कर दिया। उसके पास में सेम टू सेम हम एक दूसरी प्लेट बी लेके आए जिसका एक सतह, जो पहली प्लेट के ए प्लेट के पास वाली जो सतह है उस पर तो ऋणावेश आ जाता है, जबकि उसके दूसरी वाली सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है प्रेरण की घटना के कारण। ठीक है, अब देखो आगे इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊं उससे पहले आप ये समझो कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में करना क्या है। देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या C इज इक्वल टू होता है Q/V। हमें यहां पर किसी भी सूरत में धारिता का मान बढ़ाना होता है। अब धारिता का मान आप प्लेट का जो ज्योग्राफिक बदल दो तो बढ़ जाएगा, लेकिन बिना ज्योग्राफिकल चेंज किए हुए, उसके आकार आकृति में बिना परिवर्तन किए हम उसकी धारिता का मान बढ़ाना चाहते हैं। प्लेट की आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला देखो अपने पास C इज इक्वल टू Q/V था, ये था ना C इज इक्वल टू Q/V। तो इस फॉर्मूले में C इज इक्वल टू जो Q/V था, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर दें, अगर V का मान मैं कम कर दूं, अगर V का मान मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो C का मान क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा बता दो? बढ़ जाएगा। C का मान इंक्रीज हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैंने क्या कहा? अगर V का मान मैं डिक्रीज कर दूं तो C का मान इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? बताते हैं वापस। V का मान अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो C का मान इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर अपन ने बता दिया आपको। तो यही काम अपन यहाँ करने वाले थे। क्या हम लोग C का मान यहाँ पे कम करना, V का मान हम लोग कम करना चाहते हैं। इस प्रिंसिपल में हम क्या करना चाहते हैं? V का मान कम करना चाहते हैं। अगर V का मान कम हो जाएगा धारिता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसके पास में दूसरी प्लेट रखी थी, जिसकी वजह से ऋणावेश उत्पन्न हुआ और धनावेश उतने ही अमाउंट का धनावेश उत्पन्न हुआ। लेकिन परिणामी विभव के मान में क्या फर्क पड़ेगा? देखो विभव कम हो जाएगा। मैं बता देता हूं पहले आपको कि विभव कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये धनावेश है, उसके पास में अगर धनावेश है तो उच्च विभव हो गया, इसके पास में जब ऋणावेश उत्पन्न हुआ तो विभव कम हो गया। अब आप कहोगे सर उतने ही अमाउंट में धनावेश भी तो उत्पन्न हुआ, लेकिन ये ऋणावेश इस धनावेश के कंपैरिजन में निकट होने के कारण रिजल्टेंट विभव के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन बहुत ही ऐसा बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, थोड़ी सी कमी होती है, और थोड़ी सी कमी होती है तो थोड़ी सी धारिता भी बढ़ जाती है। लेकिन मेरे को तो धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँ, इस प्लस आवेश को तो खत्म ही कर दूँ। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा, इस प्लस आवेश को गायब कर दूं किसी भी तरीके से, तो ऋणावेश का प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से विभव और कम हो जाएगा। विभव कम हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे अभी अपन ने क्या था, विभव का मान कम हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसके दूसरे वाले क्षेत्र को शील्डिंग इफेक्ट लगा दिया, दूसरे वाले क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र वाले पोर्शन से बचा लिया। शील्डिंग इफेक्ट क्या था? अरे परिरक्षण प्रभाव क्या था? अभी अपन ने कहा था ना कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया को विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उसे भूसंपर्कित कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमने इस साइड की शील्डिंग की और इसको भूसंपर्कित कर दिया, जिससे ये जो धनावेश था वो ग्राउंडेड हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैंने अभी बोला है वो आप लोग थ्योरेटिकल वे में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो क्या होता है, दो प्लेटें हैं ए और बी हैं हमारे पास, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है। प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ये जो आपको जो प्लेट दे रखी है आपको, उस प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, ए है। अरे क्या है, ए। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया, ये प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है। और जब मैं इसको प्लस क्यू आवेश देता हूं तो प्रेरण की घटना के कारण इसकी दूसरी प्लेट बी की आंतरिक सतह क्या हो जाती है, नेगेटिवली माइनस क्यू जाएगी। अरे सही बोल रहा हूं क्या? यानी कि एक तरफ तो प्लस क्यू उत्पन्न हुआ और दूसरी तरफ माइनस क्यू आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब हम इसको आवेशित कर देते हैं तो इसके मध्य, प्लेटों के मध्य एक समान, ये देखो ये अपने पास उत्पन्न हो रखा है एक समान, क्या है ये, अरे क्या है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र इसके प्लेटों के बीच में उत्पन्न हो जाता है, एक समान। लेकिन इसके अगर किनारों की मैं बात करूं तो किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
यहाँ जो है वो असमान है। हालांकि अपन इस वाले पोर्शन को काम में नहीं लेते, मतलब मैं बात करूंगा जो विद्युत क्षेत्र की जो बात करूंगा ना, वो इस वाले विद्युत क्षेत्र की बात करूंगा, ठीक है ना। इसके बाहर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जो कि असमान है, वो अपने काम का नहीं, वो बहुत ही कम मान का होता है, जो कि अपन काम में भी नहीं ले रहे, बहुत ही अल्प मान का होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा कि हमारे पास भैया एक प्लेट है ए, और उसके पास में दूसरी प्लेट रखी गई बी है, उसके दूसरे एंड को ग्राउंडेड कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने इस प्लेट ए को क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो दूसरी वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतनी बात हमने थ्योरेटिकल वे में लिख भी रखी है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ये वाली बात हमने लिख रखी है, ठीक है। अब देखो ये भी मैंने, अब देखो यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है ना, प्लेटों के मध्य एक समान, यहाँ पे प्लेटों के मध्य तो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, किनारों पे असमान विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन ये मान बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग काम में नहीं लेते। अगर मान लिया कि हमारे इस प्लेट के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना हो, सिग्मा अगर है, अगर इस प्लेट पर हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, अगर सिग्मा हमको दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। अरे सब जानते हैं कि नहीं जानते, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो मैंने कहा अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा प्लेटों के मध्य। अरे प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यही होगा क्या, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा का मान हमने कहा क्यू बाई ए होता है, ये रहा क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए सिग्मा का मान हमने क्यू बाई ए रख दिया, क्यू बाई ए रखा तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया, अरे क्या आ गया विद्युत क्षेत्र का मान, ये आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। अरे सही बात है कि ए नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं किया यहाँ पे, बहुत सिंपल सी एक बात है, ठीक है। अच्छा ये हो गया अपने पास में। अब क्या करें, अब मैंने कहा प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान, अरे प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, V बराबर E इंटू डी। फॉर्मूला पता है क्या आपको, नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भैया हमने फर्स्ट चैप्टर में इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था विभव की, विभवांतर की परिभाषा क्या पढ़ी थी, dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर पढ़ी थी क्या, माइनस का ई डॉट डी आर था, याद करो आप लोग। तो उस फॉर्मूले से यहाँ पे माइनस साइन को अपन लोग काम में नहीं ले रहे हैं, dv का कर दिया मैंने v, और e की जगह विद्युत क्षेत्र e है, और dr क्या होता था, dr क्या होता था, एक अल्प विस्थापन होता था, उसकी जगह अपन ने प्लेटों के बीच की दूरी ले ली d। बोलो कोई दिक्कत, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी हमारा एक फॉर्मूला है। किससे आया था, dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, अरे याद आ रहा है क्या, E इज इक्वल टू ग्रेडियंट V भी देखा था आप लोगों ने, तो dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब मैंने क्या किया, E का मान यहाँ समीकरण 1 से इसमें रख दिया, E का मान कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ रख दिया, और D एज इट इज पढ़ाइए, कोई दिक्कत, ये V का मान आ गया। भाई मैंने अभी आपको बताया, अपने इस चैप्टर में अब जो धारिता हम लोग पढ़ रहे हैं, उस धारिता वाले चैप्टर में हमको किसी भी सूरत में विभव का मान निकाल देना है। विभव का मान हम फॉर्मूले में रखेंगे, कौन से वाले फॉर्मूले में, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे, और रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे भैया, मैंने कहा V जो है, V का मान हम निकालेंगे किसी भी तरीके से, और किसी भी तरीके से V का मान निकाल के क्या कर देंगे, समीकरण में C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में रख देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो V का मान क्या था, Q अपॉन डी, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ रखा Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ए, वैल्यू रखी, हमारे पास मान क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही तो है फॉर्मूला, याद रखोगे क्या। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का मान क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया कि नहीं आया। अगला जो टॉपिक है, और आज का अपन लास्ट टॉपिक अपन बोलेंगे, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। भैया हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके मध्य हम लोग क्या भरने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने वाले। वैसे ये टॉपिक अपन ने लगभग सा कर लिया है, थोड़ा सा बचा है, बस अपन को इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता के बारे में बात करनी है। अरे समझ रहे हो क्या, धारिता कैसे निकालेंगे भैया, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, वही बात मैं V के साथ देख लूंगा क्या हो जाएगा। V का मान अगर मेरे पास आ गया, उसके अकॉर्डिंग अपन धारिता बता देंगे, बढ़ जाएगी घट जाएगी। आओ देखते हैं। तो देखो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक, भाई समांतर प्लेट संधारित्र है, अभी फिलहाल नहीं है, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये रहा, दिख रहा है क्या आपको सबको डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमको हमारे पास है, क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमको, ये हमारे पास ये, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप सब जानते हो द्विध्रुव मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उन द्विध्रुव मॉलिक्यूल अगर उसको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रख दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है, वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। आपको याद हो, यादृच्छिक रूप से
वितरित रहते हैं, यादृच्छिक रूप से फैले हुए रहते हैं। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो आप लोग? अरे समझा करो। तो यहाँ पे मैंने कहा यादृच्छिक रूप से यहाँ पे वितरित है, ठीक है। अगर मैं इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो डायपोल मोमेंट का मान क्या होगा उसका? जीरो होगा। क्या होगा डायपोल मोमेंट? जीरो। पूरे ओवरऑल अपन बात कर रहे हैं ना, तो डायपोल मोमेंट जीरो। इंडिविजुअली तो इनका डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। कब? जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। लेकिन जब मैं इसको विद्युत क्षेत्र में रख देता हूं, मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य में रख देता हूं, तो क्या हो जाता है? तो आपको याद हो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने पिछले वाले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था, तो हमने क्या कहा था? बाहर एक विद्युत क्षेत्र E0 लगा हुआ है और उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है EP, जिसकी दिशा क्या हो जाती है? उसके विपरीत होती है, ठीक है। तो परिणामी जो अपने पास विद्युत क्षेत्र था, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र था वो क्या हो जाता है? E बराबर E0 माइनस EP है भैया, ये EP है। ये जो E0 लिखा हुआ है ना, ये EP है। अभी ये बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है? E0, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है वो EP है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये E0 माइनस E0 लिख रखा ना, ये E0 नहीं है, ये क्या है? EP है। ध्यान रखोगे इस बात को। तो क्या हो जाएगा? E0 में से EP अगर माइनस होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। अरे परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये जो नीचे दिखा रखा है, ये घटने को मैंने बता रखा है। अगर अब V इजिकल टू E इंटू डी होता है, अभी भी देखा था हम लोगों ने, V इजिकल टू E इंटू डी होता है, तो अगर विद्युत क्षेत्र का मान घट गया तो भाई विभव का मान भी घट जाएगा, और विभव अगर घट गया तो C इजिकल टू Q अपॉन V हो जाता है। तो V अगर घट गया तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग इसको थ्योरेटिकल वे में लिख सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट वे में लिख दिया, आप बिल्कुल इसको आराम से 3-4-5 लाइन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की ये टॉपिक थे अपन, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।